नमस्कार साथियों। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 63वें व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गंगा कावेरी व्याख्यानमाला गत वर्ष जुलाई माह से संचालित है। इस श्रृंखला के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित समालोचक, रचनाकार, कथाकार, कवि, प्राध्यापक साथी, तमाम माननीय कुलपति और अन्य ढेर सारे जो मनीषी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 62 व्याख्यान अब तक हो गए हैं, आज ये 63वां व्याख्यान है और आज का वक्तव्य बहुत ही रोचक विषय पर आधारित है। खासी जनजाति जो मेघालय की महत्वपूर्ण जनजाति है और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक विपुल लोक अनुभव लोक साहित्य में संग्रहित है, उसी कड़ी में खासी लोक कथाओं में सृजन के मिथक विषय पर उसी समुदाय से आने वाली जो मुख्य वक्ता हैं आज की आदरणीय डॉक्टर फिल्मेका मारबानियांग जी, जो शिलोंग में सेंट एंथोनी कॉलेज में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी एवं वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी एवं समस्त विद्वज्जन प्रतिभागी साथियों, मैं सभी के प्रति साधु वचन कहते हुए, अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले चल रहा हूं। और आज की मुख्य वक्ता जो शिलोंग बिल्कुल पूर्वोत्तर में जो स्थित है वहाँ से जुड़ी हुई हैं, जैसा मैंने कहा डॉक्टर फिल्मेका मारबानियांग जी। उनका परिचय देने के लिए मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, मैं आदर सहित उनको आमंत्रित करता हूं कि आज की मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, सभी को प्रणाम। प्रतिभागी बंधु और जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं शोधार्थी मित्र और अध्यापक मित्र, सभी का इस आभासीय जो कार्यक्रम है आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं यह गंगा कावेरी व्याख्यानमाला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकड़ा हिंदी विभाग और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य यह होता है कि अलग अलग प्रदेश के सुदूर अलग अलग प्रदेश के जो विद्वान विदुषी लोग होते हैं उनको इसमें जोड़ना और वहाँ की जो संस्कृति होती है या आचार विचार या साहित्य जो होता है उसका परिचय प्राप्त कराना होता है। इस दृष्टि से आज हम शिलांग जा रहे हैं। शिलांग से हमारे साथ जो आज के वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वहाँ के कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर फिल्मेका मारबानियांग, इनका मैं इस
कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और इसके साथ मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। जो आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर फिल्मेका मारबानियन, जो एसोसिएट प्रोफेसर है हिंदी विभाग के सेंट एंटोनी कॉलेज शिलांग, वहाँ जो हिंदी विभाग में काम करती है। इनका जो विस्तृत परिचय है, जैसे कि कहीं पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है और सृजन भी किया है, और उसके साथ साथ जो कहीं जो सेमिनार या संगोष्ठियों में इन्होंने प्रपत्र प्रस्तुत किया है और जो मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने भाग लिया है। और उसके साथ जो आकाशवाणी शिलांग के आकाशवाणी या वहाँ के जो स्थानीय आकाशवाणी जो केंद्र हैं, वहाँ ये अलग अलग कार्यक्रमों में यह भाग ले चुकी हैं। इन्होंने 2014 में खासी लोक कथाओं में प्रयुक्त कथानक रूढ़ी का विवेचन, इस पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन करवाया है। 2015 में इनकी पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है, खासी लोक कथाओं में सृजन के मिथक, 2015 में प्रकाशित है। खासी भाषा की प्रकृति तथा पशु पक्षी संबंधी नैतिक लोकोक्तियां, और एक इनकी रचना है। और दूसरी रचना मेघालय के आदिवासी हस्तकलाएं, मेघालय के आदिवासी हस्तकलाएं। और एक इनकी रचना है खासी कथा साहित्य में पूर्वोत्तर स्थिति एवं उपस्थिति, पूर्वोत्तर स्थिति एवं उपस्थिति। यह प्रकाशित है 2017 में। 2018 में इनका प्रकाशन हुआ है खासी भाषा का प्रारंभिक काव्य, एक विवेचन है खासी भाषा का प्रारंभिक काव्य। 2020 में इनका एक जो प्रकाशन का कार्य हुआ है, मेलवानोन एशिया का सर्वाधिक स्वच्छ गांव, एशिया का सर्वाधिक स्वच्छ गांव, ये जो उनके यहाँ के जो गांव है एशिया का स्वच्छ गांव के रूप में जो जाना जाता है, उसके संबंध में एक ट्रैवलॉग उन्होंने, प्रवासी कथन उन्होंने लिखा है। और इसके साथ साथ जो एक ट्रांसलेशन का कार्य भी इनके द्वारा हुआ है। और 2021 में एक पुस्तक जो प्रकाशन जो कार्य हुआ है, खासी लोक कथाएं, 2021 में। और लगभग 50 से ज्यादा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है संगोष्ठियां होती हैं, सेमिनार होते हैं, इसमें इन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में और प्रपत्र वाचन, इस तरह के अलग अलग जो कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया है। लगभग 50 से ज्यादा इस तरह के जो कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति हुई है। और इसके साथ कई अलग अलग विषयों के संबंध में वहाँ के कई जो दूरदर्शन है या आकाशवाणी केंद्र हैं, वहाँ उस कई कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया है, वहाँ के जो वक्ता के रूप में हिंदी से। और क्योंकि इनका रुचि का विषय है जिसकी लोक कथा है, जो लोक कलाएं हैं, इनका एक रुचि का विषय है। इस विषय से संबंधित इन्होंने कई कार्यक्रमों का जो सृजन किया है, वो उन कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया है। तो आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर फिल्मेका मारबानियन, जो एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सेंट एंटोनी कॉलेज शिलांग। इनका यह संक्षिप्त परिचय है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तिवारी जी। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। आपने आज की मुख्य वक्ता
डॉक्टर फिल्मेका मारबाणियांग जी का परिचय दिया। मित्रों, आज का जो विषय है, खासी लोक कथाओं में सृजन के मिथक, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने अभी शुरू में कहा था कि लोक कथाएं न जाने कब से विपुल अनुभव को अपने अंदर संजोए हुए हैं और जो सांस्कृतिक विविधता है हमारे देश की, वो इस मायने में भी बहुत खास है। ज्ञान और अनुभव की एक बड़ी संपदा वहाँ सुरक्षित है, लेकिन ये जो तथाकथित सभ्य लोग हैं, उन्होंने उन लोकानुभवों का महत्व बहुत कम समझा है। तो हमें लोक कथाओं के पास जाकर, लोक साहित्य के अलग अलग रूपों में जो चीज़ें हैं उनके पास जाकर उस मूल्यवान संपदा से जुड़ने का अवसर मिलता है। आज हम बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं कि एक विशिष्ट समुदाय जो मेघालय का लगभग आधी आबादी मेघालय की खासी जनजाति की आबादी है और जिसकी बहुत सांस्कृतिक समृद्धि है, उनकी लोक कथाओं के बारे में जो आज की मुख्य वक्ता हैं, बहुत ही प्रबुद्ध और प्रखर वक्ता हैं, वो डॉक्टर फिल्मेका मारबाणियांग जी, वो बात करेंगे। किसी भी संस्कृति के उद्गम को अगर जानना है तो हमें उन लोक कथाओं के पास जाना पड़ता है और वाचिक परंपरा में जो हजारों सालों से वो मौजूद हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित होती रही हैं, अंतरित होती रही हैं। अनुभव, कल्पना, विचार, पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसमें हमारे जीवन उपयोगी चीजें वहां मौजूद हैं। एक और जरूरी बात मैं शुरू में ही बता दूं कि आज की जो हमारी मुख्य वक्ता हैं वो उस खासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं जो मातृ कुल मूलक है या मातृ सत्तात्मक समाज है। वो अभी पिछले वक्तव्य में किसी ने प्रश्न किया था, वो मणिपुर की जो डॉक्टर ई विजयलक्ष्मी जी बोल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खासी समुदाय है, हमारा जो समुदाय है वो मातृ कुल मूलक नहीं है। तो एक जिज्ञासा भी मन में रहती है कि चारों तरफ जो पितृ सत्तात्मकता है, पूरी दुनिया में जो अधिकांश समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है, और उसमें ये जो मातृ सत्तात्मक समाज है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या वहाँ एक जिज्ञासा होती है जो अन्य जगहों के लोग हैं। तो आज ढेर सारी जिज्ञासाओं का शमन और समाधान होगा। तो मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर फिल्मेका मारबाणियांग जी को आमंत्रित करता हूं, जो सेंट एंथोनी कॉलेज शिलोंग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के जो आयोजक हैं, उन आयोजक मंडल का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। तो जैसे सर S.A. मंजुनाथ जी ने मेरे बारे में जो परिचय दिया है, मेरी किताब केवल एक ही है, बाकी जो है मेरे आलेख है, मेरी केवल एक ही किताब है जिसका नाम है खासी लोक कथाएं। और सर, जैसे आपने कहा कि मातृ सत्तात्मक, कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं इस पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगी कि मातृ सत्तात्मक हम इसको नहीं कह सकते हैं। हम इसको जैसे आपने कहा था, मातृ कुल वंशक या फिर मातृवंशीय हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पितृ सत्तात्मक अगर हम देखें तो पिता का ही पूरा एक पिता ही सर्वोपरि होता है परिवार में। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि माता या कोई स्त्री ही मतलब घर की मुखिया हो, ऐसा नहीं है। घर का जो परिवार का जो मुखिया है वो पिता ही होते हैं। तो इसलिए वो केवल मातृवंशीय है, मातृ सत्तात्मक नहीं है। तो
मैं इस मंच के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला जो रखी है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत अ, से जो है आयोजित किए जाने वाली ये है एक प्रोग्राम है, लेकिन आपने इसमें हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इसमें इसको आपने अपने इस कार्यक्रम में स्थान दिया। इसके कारण मैं समझती हूँ कि देश के अन्य भागों में जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति, यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों के बारे में जो है लोग देश के अन्य लोग जानेंगे और इससे जो है हमारे देश में जो एकता की भावना है वो और भी प्रखर हो सकेंगी। तो जैसा मेरा विषय है खासी लोक कथाओं में सृजन के मिथक, तो मैं यहाँ केवल इतना बताना चाहूंगी कि हमारे जो खासी जनजाति जो है वो अपने सृजन के बारे में क्या कहती है, क्या उसकी मान्यता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित जो मेघालय राज्य है, इसमें मुख्य रूप से 3 जनजातियां निवास करती है, खासी, जैंतिया और गारो। तो गारो जो है उसकी जो भाषा जो है वो बिल्कुल अलग है और उनका जो समाज है, उनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है। और जो खासी और जैंतिया में काफ़ी बहुत कुछ जो है सिमिलैरिटी है, जिसके कारण जो है हम ये देखते हैं कि हम साहित्यिक भाषा के रूप में केवल खासी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो मैं जो सृजन के जो मिथक मैं बताने जा रही हूँ, वो केवल खासी ही के नहीं है, बल्कि खासी जैंतिया दोनों ही जनजाति के बारे में है। और हम सब जानते हैं कि लोक साहित्य जो है उसमें लोक कथाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लोक कथाओं के माध्यम से ही हम किसी भी जनजाति के उत्पत्ति, उसके विश्वास है, उसकी जो परंपराएं हैं, यहाँ तक कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं उसको भी हम समझ सकते हैं लोक कथाओं के माध्यम से। तो ये जो मिथक जो है ये इनको पौराणिक कथा भी कह सकते हैं और इंग्लिश में हम इसको मिथ कहते हैं और हिंदी में हम मिथक कहते हैं। तो ये मिथक जो है किसी भी जन समुदाय के जो धार्मिक विश्वास है, उसकी सृष्टि संबंधी जो घटना है या समाज की जो अलौकिक परंपरा है, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो हमारे जो खासी भाषा में बहुत सारे कई लेखक हैं, क्योंकि खासी जो भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है और ये मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी जो आए थे उनके समय से ही हमारे यहाँ साहित्य लिखा जाने लगा था, 1841 के लगभग समय से। तो हमारे एक लेखक हैं यहाँ के जिनका नाम है डॉक्टर बी एल्सवेयर, वो लिखते हैं कि मिथ उहन्योत्रप यानी खासी जनजाति के विचारों का मूल है तथा मनुष्य और ईश्वर के ज्ञान संबंधी उनके पूर्वजों के बौद्धिक क्षमता के आकलन का साधन भी है। यानी कि हम जब हम इन मिथकों को सुनेंगे तो हम ये कल्पना कर सकेंगे कि हमारे जो पूर्वज जो थे वो उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी वो कितनी अधिक थी, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो कितने कह सकते हैं कितने विकसित उनका बौद्धिक क्षमता इसका हमें पता चलता है। तो सबसे पहले मैं एक कथा आपके सामने रखना चाहूंगी जिसका नाम है उलोम सोपेट बनेंग। यहाँ एक शब्द है उलोम और दूसरा शब्द है सोपेट बनेंग। उलोम का अर्थ होता है पर्वत और सोपेट बनेंग, ये सोपेट का अर्थ होता है नाभि और बनेंग का अर्थ होता है स्वर्ग। तो आप देखिए एक पर्वत है और उसको जो है सोपेट बनेंग जो स्वर्ग है और सोपेट जो है नाभि, इसका अर्थ होता है। तो इस मिथक के अनुसार ये माना जाता है खासी जनजाति में कि पहले
स्वर्ग में 16 परिवार रहते थे, स्वर्ग में रहते थे। और ईश्वर की कृपा से ये क्या करते थे, उलूम सपेटबेनेंग जो कि हमारे यहाँ रिभोई डिस्ट्रिक्ट में है, तो उलूम सपेटबेनेंग के माध्यम से एक वहां पर एक जिंकिंग सियार था। जिंकिंग सियार मतलब एक स्वर्ण सेतु। वहां से ये जो 16 जो परिवार थे स्वर्ग से धरती आया जाया करते थे, या स्वर्ग से धरती की यात्रा करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि ये एक स्वर्ण युग के बारे में हमें बतलाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि धीरे धीरे जो ये मनुष्य जब स्वर्ग से धरती आने लगे तो वो सांसारिकता में डूब गए। मनुष्य जो था वो सांसारिकता में डूब गया, जिसके कारण जो है ईश्वर ने वह स्वर्ण सेतु तोड़ दिया। तो स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाला जो ये सेतु जो है जब वो टूट गया तो 16 परिवार में से 9 परिवार तो स्वर्ग में ही रह गए और 7 परिवार धरती पर रह गए। और हिन्यव का अर्थ होता है 7 या 7, तो हिन्यव तरफ का अर्थ होता है 7 झोपड़ियां, या जिसको आप 7 परिवार भी कह सकते हैं। तो आज भी ये जो खासी जनजाति जो है स्वयं को हिन्यव तरफ के नाम से पुकारती है, क्योंकि वो ये मानती है, ये जनजाति ये मानती है कि ये जो हमारी जो जनजाति है ये स्वर्ग से आई है। वो 7 जो परिवार जो यहाँ पर संसार में आए थे उन्हीं से जो है इस जनजाति का विकास हुआ है। तो आज भी फरवरी के महीने में जो खासी परंपरागत धर्म या पारंपरिक धर्म को मानने वाले, या जिसको हम देशज धर्म भी कह सकते हैं, इंडिजिनस जो धर्म है, तो उसको मानने वाले जो लोग हैं वे उलूम सपेटबेनेंग पर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं और वहां पर जो है मुर्गे की बलि देते हैं। आगे मैं बताऊंगी मुर्गे की बलि ही क्यों दी जाती है। और इस पूजा पाठ में वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह पहले जब मानव जाति जब स्वर्ग से धरती की यात्रा करते थे उस समय जैसे ईश्वर की कृपा हमारे जनजाति पर बनी रहती थी, वैसी ही कृपा आज भी बनी रहे, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोपेट का अर्थ होता है नाभि और उलोम का अर्थ होता है पर्वत और बेनेंग का अर्थ होता है स्वर्ग। तो उनकी ये मान्यता है कि ये जो कथा जो है मनुष्य के जीवन के आरंभिक समय को इंगित करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बच्चा जब माता के कोख में होता है तो वह नाभि के माध्यम से माता से जुड़ा रहता है। तो उसी तरह मानव जाति भी उस समय ईश्वर से या स्वर्ग से इस कजिंकिंग सियार यानी स्वर्ण सेतु के माध्यम से जुड़ा हुआ था। अब दूसरी जो मान्यता है या मिथक है वो हमें ये बताती है कि पहले इस संसार में कुछ नहीं था। जब ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो उन्होंने कारामएव को बनाया, यानी धरती को बनाया, और उसके पति उबासा को बनाया। उबासा जो है ये एक देवता है जिसको आप ग्राम देवता के रूप में मान सकते हैं। गांव या बस्ती के देखभाल करने वाले देवता माने जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि खासी जनजाति में जो है एक ही ईश्वर की मान्यता है, एक ही ईश्वर उबलई नोंगबो नौथाव, यानी कि ईश्वर जो कि निर्माता है, जो बनाता है और रखवाला है। तो एक ही ईश्वर की मान्यता है, लेकिन इसके जो कई अलग अलग जो रूप है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो ग्राम देवता है ना, उलई मुलुक भी कहा जाता है या फिर उबासा कहा जाता है। तो इतना मैं इतना स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक ईश्वरवाद है या एक ही ईश्वर की मान्यता है। तो इस मिथक के अनुसार जो है जब
कारामेव और उबासा इस धरती में जब उनको ईश्वर ने बनाया, यहाँ पर रखा, तो पहले तो वे आनंद पूर्वक रहने लगे, लेकिन धीरे-धीरे उनको एक एकाकीपन सा महसूस होने लगा। तो दोनों पति-पत्नी ने ईश्वर से विनती की कि वे उन्हें संतान दे, जिससे कि उनका यहाँ पर मन लगे, जिससे कि उनका एकाकीपन दूर हो जाए। तो कई बार विनती करने के बाद ईश्वर ने उन्हें 5 संतान दी। बड़ी बेटी सूर्य, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेटी सूर्य, यानी सूर्य जो है स्त्रीलिंग है, और एक इकलौता बेटा उनको मिला था चाँद, और फिर पानी, हवा और अग्नि, 3 और बेटियां, यानी कि 4 बेटियां और एक बेटा। तो अपने बच्चों को देखकर जो है कारामेव और उबासा जो है बहुत अधिक सॉरी मेरे यहाँ पर लाइट चली गई है, क्या क्या करें, बोलूं? आवाज आपकी आवाज मैम आपकी आ वीडियो रही है। बंद कर आप लीजिए और बोलते रहिए। आप वीडियो बंद कर लीजिए, लाइट आएगी तो ऑन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, जारी रखिए। जी जी जी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो उबासा और कारामेव जो है, दोनों बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चे जो है इतने गुणी हैं, और उन बच्चों ने जो है पूरे 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 धरती को बहुत ही सुंदर ढंग से उसको जो है विकसित किया है। पृथ्वी जो है पूरे सुंदर-सुंदर पेड़ पौधों से भर गया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य और जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन को देखकर जो है कारामेव और उबासा को ये लगने लगा कि ये चीजें सारे व्यर्थ जा रहे हैं, इनका उपभोग करने वाला, इनका इनसे लाभ उठाने वाला कोई भी नहीं है। तो वे फिर ईश्वर से विनती करते हैं कि वे किसी और को भी यहाँ इस धरती पर भेजें, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो है, जो हरा-भरा जो संसार है, वो किसी के द्वारा जो है इसका उपभोग किया जाना चाहिए, और उनको ये लगता है कि उनके जो संतान है, उनमें जो है कुछ अपने विशिष्ट गुण हैं, जिनके कारण वे इस संसार को की देखभाल ठीक से नहीं कर पाएँगे। तो ईश्वर ने, ये कहा जाता है कि ईश्वर ने जो है 2 देवताओं को भेजा, लेकिन जो जो देवता थे वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे रहे, जिसके कारण जो है दोनों में झगड़ा होने लगा, और फिर कारामेव और उबासा ने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे साथ जो है ऐसा हो रहा है, ऐसी-ऐसी घटना घट रही है, तो आप किसी और को भेजें। तो ये कहा जाता है कि ईश्वर ने फिर एक बाघ को भेजा, लेकिन बाघ भी जो है यहाँ इस संसार में आके जो है अन्य जो प्राणी थे उन पे जो है अपने वो दिखाने लगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। तो ऐसे में फिर उन्होंने फिर से प्रार्थना की कि आप जो है किसी और को भेजें जो इस संसार का अच्छी तरह से ख्याल रख सके, और जो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इस संसार के जो संसाधन है उनका उपभोग कर सके। तो ईश्वर ने फिर जो 16 परिवार थे स्वर्ग में, उनमें से जो है उन्होंने 7 परिवार को धरती पर भेजा, और उसी उलोम सपेटबनेंग के माध्यम से जहाँ पर कजिंग सेर या स्वर्ण सेतु रखा गया, और ईश्वर ने मनुष्य से ये कहा था कि जब तक तुम मेरे 3 आज्ञाओं का पालन करोगे, तब तक तुम इस स्वर्ण सेतु के माध्यम से स्वर्ग की यात्रा कर सकोगे। यानी कि धरती से स्वर्ग आना जाना तुम्हारा संभव हो सकेगा, लेकिन जिस दिन तुम मेरे 3 आज्ञाओं को मानना बंद कर दोगे, उस दिन से यह जो है सेतु जो है ये टूट जाएगा। तो वो 3 आज्ञाएं क्या है? वो है कतिब्रियो तिब्लई, कतिबकुर तिबखा और ककामाई या कहो। तो अब ये कतिब्रियो तिब्लई मतलब होता है ईश्वर को
कतिब्रे तिब्ले मतलब मनुष्यता को जानना और ईश्वर को जानना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कतिब्रियो का अर्थ होता है मनुष्य को जानना या मनुष्यता को जानना। तो पहले कतिब्रियो आया है, फिर कतिब्ले, यानी पहले मनुष्य को जानना, फिर ईश्वर को जानना। यानी हम इससे यह समझ सकते हैं कि हमारी जनजाति में यह मान्यता है कि जब तक हम मनुष्य को नहीं समझेंगे, जब तक हम मनुष्यता को नहीं समझेंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो है हमें यानी मनुष्यता को जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया है। फिर है कतिबकुर तिबखा, यानी अपने मातृ गोत्र या मातृकुल को जानना और पितृकुल को जानना। तो यहाँ पर दोनों ही कुलों को या दोनों ही गोत्रों को जानने की बात इसलिए कही है क्योंकि पहले भी जब मैंने आपको बताया था कि मातृवंशीय है, तो हमारे यहाँ मातृवंशीय है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल मातृपक्ष के ही लोगों को या मातृवंश को ही महत्व देते हैं। हम पितृवंश को भी उतने ही अधिक सम्मान से जो है हमारे जो रीति रिवाज हमारे यहाँ होते हैं। और तीसरा है कमाइया कहो। कमाइया कहो मतलब पुण्य कमाना, यानी कोई भी पाप ना करना। तो इस तरह से ईश्वर ने एक वचन की बाध्यता में जो है मनुष्य को बांध के रखा कि जब तक तुम मेरे इन आज्ञाओं का पालन करोगे तब तक तुम स्वर्ग की यात्रा कर सकते हो, और जिस दिन तुम इसका उल्लंघन करोगे उस दिन तुम्हारी जो ये यात्रा का जो साधन है स्वर्ण सेतु ये टूट जाएगा। अब तीसरा जो मिथक है वो है कक्रम लामेट कक्रम लातांग। अब इस कथा के माध्यम से ये कहा जाता है कि एक बार ये हुआ था कि खासी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं खासी जनजाति में मुर्गे की बलि क्यों दी जाती है, इसके बारे में ये जो है ये मिथक आपको स्पष्ट करेगा। तो ये कहा जाता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि सभी जितने भी पशु पक्षी और यहाँ तक कि जितने भी पेड़ पौधे पुष्प सारे जो है एक साथ एक ये करते हैं, एक फेस्टिवल मनाते हैं और नृत्य का वो एक कार्यक्रम होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि पशु पक्षी और हाँ, तो ये माना जाता है कि पहले जो है पशु पक्षी भी मनुष्य की ही भाषा बोलते थे। तो क्या हुआ कि एक नृत्य कार्यक्रम होता है और उस नृत्य कार्यक्रम में जो है सबको बुलाया जाता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी ये है पुष्प हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, तो उसमें जो है सूर्य को भी बुलाया जाता है। तो सूर्य के पास तो अनेकों काम होते हैं, तो वो सारे काम निपटाकर जब उस वहां पर पहुंचती है भाई के साथ, तो क्या होता है कि जब वो अपने भाई के साथ वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है, तो फिर भी वो अपने भाई के साथ जो है नृत्य करने लगती है। जब वो नृत्य करती है अपने भाई के साथ तो लोग जो है उसको देखते हैं, यानी कि जितने पशु पक्षी है उसको देखते हैं और उनका जो है मजाक उड़ाते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि देखो इतनी देर से आए हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है और आके फिर नृत्य कर रहे हैं। या कुछ लोग कुछ पशु पक्षी ये कह रहे थे कि देखो दोनों भाई बहन कैसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे दोनों भाई बहन ना होकर जो है पति पत्नी है। तो कई तरह की बातें करते हैं और पशु पक्षी कुछ बात इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मनुष्य भी जो है कुछ नहीं कहता है, उनको टोकता नहीं है, बल्कि उनके साथ जो है मजाक करता है। तो ऐसे में जो है सूर्य नाराज हो जाती है और नाराज होके वो कक्रम लमेट कक्रम लातांग नामक एक ऐसे अंधेरी गुफा में चली जाती है जहां
तक पहुंचना जो है सबके लिए संभव नहीं होता। और हम समझ सकते हैं कि जब सूरज नहीं निकलता है तो कैसे अंधकार छा जाता है। तो ये कहा जाता है कि यह संसार में इतना अधिक अंधकार छा गया कि सारे जो जीव जंतु जितने भी मनुष्य सब जो है परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो ऐसे में फिर मनुष्य ने एक सभा बुलाई, सभी पशु पक्षी के, सभी जीव जंतु की एक सभा बुलाई और ये कहा कि सूर्य को जो है कौन बना कर लाएगा। तो अधिकतर जो जीव थे सबने ये कह दिया कि मैं तो असमर्थ हूँ। लेकिन बाज जो होता है वो कहता है कि मैं जो है मैं उसको मना के ला सकता हूँ। तो और उसको अपने ऊपर बहुत गर्व होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली भी हूँ, तो मैं जो है सूर्य को मनाकर लाने में संभव जरूर होगा। तो वो जाता है, लेकिन जब वो वहां जाता है सूर्य कक्रम लतांग तक पहुंचता है और सूर्य उसका स्वागत करती है। तो लेकिन जब वो अपना वहां पर बैठता है तो वो अपने रूप की ओर जो है सूर्य को आकृष्ट करने की कोशिश करता है, जिससे जो है सूर्य बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो जो है कलंकनट यानी जो छोटा सा स्टूल होता है उसे जो है उसे मारती है और उसे वहां से भगा देती है। वो ये कहती है कि तुम मेरा अपमान करते हो और मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम आजीवन खासते रहोगे और हमेशा मुझसे विमुख होकर उड़ोगे। तो इस तरह से वो वहां से चला जाता है। फिर फिर उसके बाद जब वो वापस आता है तो सब परेशान हो जाते हैं कि वो तो सूर्य को लाने में असमर्थ रहा, तो फिर क्या करे। तो सब लोग ये सोचते हैं कि किसको चुना जाए, तो उन्होंने जो है मुर्गे को चुना। तो ये कहा जाता है कि मुर्गा पहले बहुत ही कुरूप था। तो मुर्गा ने कहा ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे जो है आपको सुंदर वेशभूषा देनी पड़ेगी। तो फिर उसको सुंदर जो है वेशभूषा दिए गए, उसको पंख दिए गए, उसको कलगी दिया गया और उसने ये भी एक शर्त रखी कि अगर मैं सफल हुआ तो मुझे जो है पवित्र वेदी पर जो है मेरी बलि चढ़ाई जाए। तो और उसने ये भी कहा कि धरती के जितने भी निवासी है, उसने ये कहा कि हे धरती के निवासी, मैं जो है तुम्हें हम सब ने पाप किए हैं ना, सूर्य को हमने नाराज किया तो हम सब ने पाप किए हैं, लेकिन मैं सबके पापों का जो बोझ है वो अपने कंधों पर लेता हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है और ये कहा जाता है कि वो बहुत कठिन रास्ता पार करता हुआ जब वो वहां जाता है तो वो बहुत विनम्रता के साथ जो है सूर्य से बात करता है और बहुत ही आदर के साथ, जिससे कि सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो जाती है। वो जाकर ये कहता है कि हे सूर्य माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपा करके जो है हमें फिर से प्रकाश दे, फिर से हमारे संसार को प्रकाशित करे, जिससे कि हम जीवित रह सके। तो इस तरह से वो सूर्य जो है मान जाती है और कहती है कि ये कहती है कि मुर्गा कहता है कि जब मैं 3 बार बाग दूंगा तभी आप प्रकट होना। तो इस तरह से वो 3 बार बाग देता है सुबह, तब जाकर जो है सूर्य जो है प्रकट होती है। और ये कहा जाता है कि उसी समय से ही खासी लोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों में मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो यहाँ के जो मिथक हैं वो दृष्टांत के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो कि हमारे यहाँ के जो लोगों की जो मान्यता है, लोक मान्यता है, उसको ये दर्शाते हैं। तो एक लेखक के अनुसार डॉक्टर बी एल स्वेर ने कहा है कि जो कक्रम लमेत लतांग के युग में मनुष्य के मन में शांति नहीं थी, उसके आंतरिक हृदय के अंधकार में बेचैनी थी। वह ईश्वर की ओर मुड़कर फिर से संसार में चलने का मार्ग पाना चाहता था। तो और मुर्गे को जो है ईश्वर के पास जानने वाला जो है संदेश वाहक के रूप में माना जाता है। फिर एक और कथा है उडिंग ये।
तो डिंगिये नामक एक वृक्ष है, उसके बारे में है ये। तो ये कहा जाता है कि डिंगिये जो है एक बार अन्य वृक्षों के समान ये भी विकसित हो रहा था, लेकिन एक समय सबने ये नोटिस किया, ये देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही जो है बढ़ रहा है। तो बहुत अधिक विशालकाय रूप ले रहा है और फिर सबको ये भय लगने लगा कि कुछ अनहोनी तो ना हो जाएगा इससे। तो एक आशंका के साथ जो है लोग रहने लगे थे। तो एक अमानवीय शक्ति ने मनुष्य के मन में ये भय जगाया और कहा कि यह वृक्ष जो है तुम्हारे भविष्य के लिए अमंगल सिद्ध होगा और ये बढ़ते-बढ़ते इतना विशाल हो जाएगा कि पूरे संसार में जो है अंधकार कर देगा और फिर अंधकार जब हो जाएगा तो खेती-बाड़ी भी सब उजड़ जाएगी। तो इसलिए जो है अब तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो मनुष्य ने एक सभा बुलाई, सभी जीव-जंतु की सभा बुलाई और सबने ये निश्चय किया कि इस पेड़ को काट दिया जाए और सबने वही किया। सब जो है अपने-अपने जो भी औजार है उनके पास कुल्हाड़ी है, कोई दाँव लेकर आया, कोई कुल्हाड़ी लेकर आया, तो सब जो है उसको काटने लगे। काट के जब एक दिन में तो कट नहीं सकता था क्योंकि बहुत विशाल हो गया था, तो उसको अगले दिन जब ये लोग आए, तो उन्होंने देखा कि जितना उन्होंने काटा था, उतना ही वह फिर से बढ़ गया। तो अब जब ये बढ़ गया तो फिर मुश्किल हो गया उनके लिए, तो जितना काटते उतना वो बढ़ जाता, अगले दिन उतना बढ़ जाता। तो इसलिए सब बहुत परेशान थे। तो उनके पास काफ्रेज नामक एक पक्षी आई और उसने कहा कि मनुष्य, मैं ये जानती हूँ कि इस पेड़ के बढ़ जाने का कारण क्या है। तो अगर तुम मेरी शर्त मानते हो कि मैं कि तुम मुझे अपने खेत से दाना चुगने दोगे, तो मैं जो है तुम्हें इसका राज मैं बताऊँगी कि ये फिर से क्यों बढ़ गया। तो मनुष्य ने उसकी शर्त मान ली और तब उसने बताया कि जब रात हो जाती है तो बाघ आता है और बाघ जो है उसको जहाँ-जहाँ ये पेड़ कटा हुआ होता है वहाँ वो उसको चाटता है और उसके चाटने के कारण जो है ये पेड़ फिर से बढ़ जाता है। तो इसलिए तुम ऐसा करो कि वहाँ जो भी कटे हुए जो भाग है पेड़ का, उसमें तुम कोई औजार रख दो ना, जैसे कुल्हाड़ी रख दो या छुरी रख दो, तो उससे जो है बाघ का जो जीभ है वो बाघ की जो जीभ है वो कट जाएगी। तो मनुष्य ने वैसा ही किया और फिर जब रात को बाघ आया तो उसने उसको चाटा, जहाँ-जहाँ कटा हुआ भाग था उसको चाटा तो वो अ, मर गया। मतलब उसके इतना खून बह गया, उसकी जीभ कट गई, उसका इतना खून बह गया कि वो मर गया। तो मनुष्य जो है उस पेड़ को काटने में सफल हो गया। लेकिन जब वो पेड़ को जब वो काट देता है और तब वो देखता है कि चारों तरफ जो है सूखा पड़ गया। जितने भी नदी, जितने भी झरने बह रहे थे, सब सूख गए और खेती-बाड़ी सब जो उनके जो फसल थे वो सब सूख गए। तो अब वो और भी परेशान हो गया। तो उसने उसको ये समझ में आया कि जो हमने किया है वो बिल्कुल गलत है। उसको बहुत पछतावा हुआ, मनुष्य को बहुत पछतावा हुआ कि हमने जो किया वो बिल्कुल गलत है। तो ये जो है ये कहा जाता है कि ये जो है कसौती युग, हम कहते हैं कसौती युग मतलब जो पवित्र युग, जो पवित्र युग है वो उसकी समाप्ति का प्रतीक है। क्योंकि यह जो मनुष्य जो है वो अ, अपनी क्षमता को महत्व देता है। ईश्वर से आज्ञा माँगे बिना ही वह अपनी जो समझ है उसके अनुसार वो काम करता गया और उसने उस पेड़ को काट दिया जिसको ईश्वर ने इतना विशालकाय बना दिया था। तो अमानवीय शक्ति, जो पहले मैंने आपको बताया कि ये मान्यता है कि एक अमानवीय शक्ति उसके मन में ये इस बात को जन्म देती है कि ये जो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा जो जीवन है वह बहुत ही कष्टमय हो जाएगा या फिर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो
यहाँ हम क्या देखते हैं कि मनुष्य जो है वो विधाता पर जो है शक करने लगता है। विधाता के जो कार्य है उस पे शक करने लगता है और उसने ईश्वर के खिलाफ कदम उठाया और परिणाम स्वरूप उसने ये देखा कि चारों तरफ जो है सूखा पड़ गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो उडेंगे की जो कथा है, ये जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले पाप या बुराई का प्रतीक है। तो इस पेड़ के फिर जब ये पेड़ पूरी तरह से जब इसको काट दिया तो इसके पत्ते पूरी तरह से सूख गए और ये कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ इस उडंगे के पत्ते गिरे वहाँ-वहाँ ही हमें जो है उपजाऊ भूमि मिलती है। जैसे हमारे यहाँ जैंतिया पहाड़ों में जो संग वैली है और हमारा जो भोई रिभोई डिस्ट्रिक्ट में का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। तो ये कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में जो है उदिंगे के पत्ते गिरे थे। तो मनुष्य ने जब ये समझ लिया कि हमने जो किया है वो गलत किया है, तो उसने बहुत पश्चाताप किया और उसने ईश्वर से माफ़ी माँगी और ईश्वर से उसने ये कहा कि हम हमने उडिंगे को काटकर बहुत ही बड़ी भूल की है और इसके बदले में हम अ, कलाउकंतांग या फिर कलाउ आडम स्थापित करेंगे जहाँ पर जो है वृक्षों का संरक्षण किया जाता है। तो आप में से अगर कोई मेघालय आया होगा तो शिलांग से ज़्यादा दूर नहीं है एक गाँव है जिसका नाम है माओफ्लांग। वहाँ पर जो है कलाउकंतांग स्थित है। कलाउकंतांग मतलब अभिषेक किया हुआ या फिर पवित्र जंगल। यहाँ वहाँ से जो है उस जंगल से आप एक भी पेड़ नहीं काट कर नहीं ले जा सकते। ये कहा गया है कि बहुत से ऐसी घटनाएँ घटी हैं जहाँ पर लोगों ने जो है इस मान्यता को नहीं माना है और वहाँ से पेड़ काटा है और जब वो पेड़ काट कर ले गए या तो फिर वो बीमार हो गए या फिर ये कहा जाता है कि एक बार तो पूरा एक जीप भर के एक जीप में जो है वहाँ से कटे हुए जो वृक्ष को जो है टुकड़े कर करके जो है एक जीप में भरा गया और जब उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश की गई तो जीप वहाँ से बिल्कुल हिली ही नहीं और जब मैकेनिक आया तो उसने देखा तो चेक किया तो सब कुछ ठीक था। तो बाद में जो है सारे जो वहाँ से लिए गए जितने भी जो लकड़ी जो है जब उनको उतारा गया तब वो जीप आसानी से फिर से चालू हो गई। तो इस तरह की कई घटनाएँ घटी है ऐसा माना जाता है। तो हमारे यहाँ कई लाउकनतांग है, कई लाउ आडोंग है, जहाँ से मतलब जैसे जो लाउ आडोंग जो है वहाँ से केवल ज़रूरत के लिए ही आप पेड़ काट कर ले जा सकते हैं। वो भी जो है आज्ञा लेना पड़ता है गाँव के जो मुखिया है या फिर हमारे यहाँ जो राइड है कहा जाता है जो कि कई सारे गाँवों की देखभाल करने वाला एक होता है। तो वो वहाँ से जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है, तब तक आप किसी भी जंगल से जो है, जो लाउ आडोंग जो है, वहाँ से आप पेड़ नहीं काट सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ, ये माना जाता है कि मनुष्य ने ये सोचा कि हमने जो गलती की है, उस गलती को हमें सुधारना है, इसलिए हमें जो है कलाउ कंतांग जो है स्थापित करना चाहिए और कलाउ आदोंग स्थापित करने चाहिए। और माओफ्लांग का जो कलाउ कंतांग है, आज भी पर्यटकों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिर है एक और हमारे यहाँ जो मिथक है वो एक मान्यता है हमारे यहाँ की यहाँ के जो राजा हैं चाहे वो खासी हो या जैंतिया हो यहाँ के जो राजा है वे साधारण मनुष्य से उत्पन्न नहीं हुए हैं बल्कि उनकी उत्पत्ति जो है देवीय शक्ति से मानी जाती है। तो यह माना जाता है कि जो शिलोंग के जो राजा है वे जो या खासी हिल्स के या खासी पहाड़ों के जो राजा है वो उलई शिलोंग के पुत्री से जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। ये कहा जाता है कि एक कक्रम माराई नामक एक गुफा है तो जो कि शिलोंग पर्वत के बिल्कुल सुनसान जगह में जो है ये स्थित है और
ये कहा जाता है कि जो चरवाहे जब वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री वहाँ पर उनको दिखाई देती है और अधिकांश वे बच्चे ही होते हैं जो वहाँ पर जो गाय चराने जाते हैं या भेड़ बकरी चराने जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर लड़की जो है उस एक गुफा से जो है झाँकती है। तो गाँव में आकर वो सबको बताते हैं, तो सबको लगता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सुनसान जगह में, इतनी सुनसान पर्वत पर जो है एक गुफा है, वहाँ पर एक सुंदर लड़की रहती है। तो बहुत सारे लोगों ने तो नहीं माना, लेकिन एक उसाती मलिंगा नामक एक युवक जो है उसको लगता है कि नहीं मुझे जाकर देखना चाहिए। तो वो जब वहाँ पर देखता है तो पाता है कि वहाँ तो बहुत अद्वितीय सुंदरी जो है वहाँ पर बैठी हुई है। तो वो उसको बुलाने की कोशिश करता है, इशारा करता है हाथ से लेकिन वो बिल्कुल नहीं आती है। तो वो क्या करता है आस-पास उस गुफा के आस-पास जितने भी सुंदर-सुंदर फूल खिले हुए थे, उन फूलों का गुच्छा बनाकर वो उसको दिखाता है। तो वो उन फूलों को देखकर जो है अ उसके पास आ जाती है। तो इसलिए इसने जो है उसका नाम रखा कपासंत्यो। कपासंत्यो मतलब जिसको फूल का प्रलोभन दिया गया है। तो फूल का प्रलोभन देकर जो है उसे बुलाया था उसने। तो इस तरह से फिर उसाती लिमगाप जो है उसे अपने गाँव लाता है और कुछ समय बाद जो है उन दोनों का विवाह हो जाता है और उनकी संतानें भी होती है। तो यह कहा जाता है कि उनके बच्चे जो थे उनमें जो है एक बहुत ही अद्वितीय गुण बहुत ही गुणी बच्चे थे, तो फिर ये कहा जाता है कि ये जो कपासंतिव जो थे कुछ समय बाद वापस ककरम माराई चली जाती है, फिर कभी वापस नहीं आती है। तो उन बच्चों का पालन-पोषण जो है पिता ही करता है और उन बच्चों से जो है हमारे यहाँ के जो राजा हैं नोंगक्रेम के राजा और मिल्लेम के राजा, मौपडांग के महाराम के जो राजा हैं, वे इन्हीं से जो है विकसित हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं और इनको राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुणी थे ऐसा माना जाता है। फिर एक और मान्यता है कि जो जैंतिया के जो राजा हैं, ये कालीडोखा से इनका विकास हुआ है और ये कालीडोखा भी क्या है एक मछली है। तो ये कहा जाता है कि एक बुरंदी नामक एक व्यक्ति था, तो वो उसको मछली पकड़ना बहुत ही उसका शौक होता है मछली पकड़ना, तो वो मछली पकड़ने जाता है और जब नदी से मछली पकड़ कर लाता है, तो एक बार वो मछली पकड़ के वो भूल जाता है कि उसने कोई मछली पकड़ी है और हमारे जो यहाँ जो पुराने ज़माने में जो रसोई घर जो होता है उसमें नीचे जो है चूल्हा होता है और ऊपर जो है बाँस का आला बनाया जाता है, तो वहाँ पर उसने उसको रख दिया था। तो जब उसने वहाँ पर रख दिया तो वो भूल गया कि उसने कोई मछली पकड़ी भी और वो अपना खेत-वेत के काम में चला गया। तो जब वो घर आता है तो देखता है कि अरे! उसका घर तो बहुत ही साफ हो गया, बहुत ही सलीके से जो है उसको रखा गया। तो उसको लगता है कि ये किसने किया होगा? तो उसने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे पूछा कि किसने किया? सबने कहा नहीं हमने तो नहीं किया। तो फिर फिर वो अगले दिन भी जब वो अपने काम पर जाता है, वापस आता है तो उसका घर पूरी तरह से साफ-सुथरा मिलता है, खाना बना हुआ मिलता है। तो एक बार वो अगले अगली बार वो क्या करता है, वो खेत के लिए निकलता है लेकिन खेत जाता नहीं है, वो अ, दरवाजे से या खिड़की से देखता है कि कौन है जो मेरे घर को इतना साफ करता है या इतना सब कुछ खाना वगैरह सब तैयार करके रखता है। तो वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो है, वो उसके घर में होती है। तो वो फिर वो अपने घर में घुसता है और वो उससे बातचीत करता है। तो उसको पता चलता है कि वो वही मछली थी जो कि जिसको उसने पकड़ा था और उसने उसको खाया भी नहीं और उसको वहीं पर उसने तनएर में या जो आला जो है उसमें रख दिया। तो बाद में फिर दोनों में प्रेम होता है और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। और अ, फिर विवाह के बाद जो है इनके जो संतानें होती हैं, फिर उसके बाद ये जो कल उसने उसको काली डोखा कहा क्योंकि उसने उसको डोखा मतलब होता है मछली, तो उसने
मछली पकड़ा था और मछली से वह जो है इसमें रूपांतरित हो गई, एक युवती में रूपांतरित हो गई। फिर वो उसको ये करता है अपने वो ये जो काली दोखा जो है वो कुछ समय ही अपने पति और बच्चों के साथ रहती है और फिर से वो वहां पर लौट जाती है, नदी में लौट जाती है। तो ये कहा जाता है कि इन्हीं से जो है, इन्हीं के संतानों से जो है सुतंगा के राजा उत्पन्न हुए हैं, जो कि हमारे जयंतिया हिल्स के राजा थे। और ये कहा जाता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो काली दोखा जो है ये उलैयाले, जो कि एक जल देवता है, उनकी और कुपली नामक जल देवी की पुत्री थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कथाएं हैं, कुछ मैंने जो कथाएं यहाँ पर सुनाई हैं, ये हमारे यहाँ के मिथक है। और इन मिथकों से हमें यह पता चलता है कि हमारी जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और यहाँ इन कथाओं से, इन मिथकों से हमें देवीय शक्ति के बारे में पता चलता है, अलौकिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। तो इसलिए हम इन्हें जो है पौराणिक कथा या फिर मिथक कह सकते हैं। तो इन मिथकों से हमने जो खासी जनजाति जो है, हम ये देखते हैं कि खासी जनजाति इन मिथकों को काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य मानती है, और इन्हीं कथाओं के आधार पर जो है हमारी धार्मिक आस्थाएं और विधि विधान चलती है। तो मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहूंगी, अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। तो अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर ढंग से रोचक कथाओं के माध्यम से आपने बताया कि किस तरह से खासी लोक कथाओं में, इन पुराख्यानों में जो तमाम चीज़ें समाहित हैं, जिसमें प्रकृति के संरक्षण की भावना है और इसके साथ ही साथ पेड़ पौधों, वनस्पतियों, फूलों और तमाम जो प्रकृति के विभिन्न उपादान हैं उनका कितना महत्वपूर्ण जो है सन्निवेश है इन कथाओं में, वो अच्छा लगा सुन करके। मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, मैं उस पर बात कर लूं, फिर और साथियों को मैं आमंत्रित करूंगा। एक तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि अंत में जो बात कही कि हमारे मतलब खासी समुदाय में आज भी इन लोक कथाओं को लेकर एक विश्वास कायम है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे जो बच्चे ज़्यादा आधुनिक शिक्षा लेते जा रहे हैं और जो वैज्ञानिक चेतना से जुड़ते जा रहे हैं, वो जब इन कथाओं को सुनते हैं तो खास करके जैसा कि आपके यहाँ ऐसी मान्यता है, तो कई असंगत बातें जब वो सुनते होंगे, क्योंकि इन कथाओं में कई असंगत बातें होती ही हैं, ये जरूर है कि उनका अंतर्निहित संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई असंगत बातों को जब वो सुनते हैं तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो क्या इसको उसी रूप में, सहज रूप में स्वीकार कर पाते हैं जैसा कि स्वीकार करती रही है जो हमारी कम्युनिटी रही है? न केवल ये खासी जनजाति बल्कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो लोक कथाएं इस तरह की रही हैं जिनमें कई बार तार्किक संगति नहीं है कई जगहों पर। तो बच्चे तो इस तरह का सवाल भी करते होंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए माता जी आप या पिताजी आप बताइए कैसे हुआ ये। उस पर आप थोड़ा बताइए कि क्या इस तरह के सवाल आपके यहाँ भी बच्चे पूछ रहे हैं या उसको वैसे ही अभी मान रहे हैं? सर, आपका प्रश्न बहुत ही रिलेवेंट है, और सर बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल के बच्चे जो है इनको नहीं मानते। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे क्या मतलब आजकल तो लोग बहुत ज्यादा तार्किक हो गए हैं ना, और विज्ञान का इतना विकास हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम मान्यता के रूप में नहीं, लेकिन एक कह सकते कि हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे,
है, इस तरह से हम लेते हैं, या फिर हम एक दृष्टांत के रूप में ये लेते हैं। अधिकांश यहाँ तक मैंने केवल मिथकों की बात की है। अधिकांश आप जो खासी लोक कथाएं जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोक कथाओं से हमें संदेश मिलता है, संदेश दिया जाता है इनडायरेक्टली ना, इनडायरेक्टली संदेश दिया जाता है कि हमें कैसा क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, एक छोटी सी एक लोक कथा है, मोर की कथा है। तो इस कथा में ये कहा जाता है कि सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग है, तो ये कहा जाता है कि मोर पहले सूर्य का पति था। तो इसको तो कोई नहीं मान सकता, सूर्य के पास कोई जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन ये कहा जाता है कि पहले मोर जो है वो सूर्य का पति था, और वो वहाँ आकाश में रहता था। बहुत ही मतलब उसकी पत्नी बहुत ही गुणी थी, बहुत ही उसका बहुत आदर करती थी, बहुत मतलब उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक बार जो है मोर ने धरती की तरफ देखा, और उसने क्या देखा कि कोई सुंदरी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और उसका मन उसी पर ही लग गया, और उसने निश्चय कर लिया कि मुझे जो है धरती पर जाना है। तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि मैं तो अब धरती पर जाकर बसूंगा, मुझे तो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो सूर्य उसको बहुत मनाती है, लेकिन वो मोर जो है बिल्कुल नहीं मानता है, और वो उड़कर जो है नीचे चला जाता है। तो सूर्य जब रोती है तो उसके जो आंसू जो है वो मोर के पंखों पर गिरते हैं, और फिर वो उसको बहुत मनाती है, नहीं वो बिल्कुल नहीं मानता है, और वो धरती पर जाकर जब जिस सुंदरी से वो मिलने जा रहा होता है, वो वहां पर जाके देखता है कि वो तो कोई सुंदरी नहीं है, वो तो केवल एक सरसों का खेत है। तो वो बहुत पछताता है, और वो सूर्य की ओर देखता रहता है, और सोचता है कि मैं कब उसके पास जाऊं, उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। तो ये कहा जाता है कि वो आप समझ सकते हैं कि मतलब बौद्धिक क्षमता, जो हमारे जो पूर्वजों की जो बौद्धिक क्षमता है, वो कल्पना की जो बौद्धिक क्षमता है, वो कितनी तीव्र थी कि मोर के पंख पर जो गोल गोल निशान बने हुए हैं, वो सूर्य के आंसू से बने हुए हैं। जब वो रोते रोते उसके पीछे पीछे गई, उसको मनाते तो वो उस पे गिरे, इसलिए वो गोल गोल निशान बने। और मोर इसलिए जो है आवाज देता रहता है वो सूरज को। तो इस कहानी से ये शिक्षा दी जाती है कि हमें जो है व्यभिचारी जो है वो केवल परिवार ही नहीं तोड़ता है, बल्कि इससे जो है मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुखद हो सकता है। उसके पास जो है पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है दृष्टांत के रूप में या फिर इनडायरेक्टली जो है शिक्षा दी जाती है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अद्भुत कथा प्रसंग आपने बताया, और इसमें जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अपने प्रतिभागी साथियों को आमंत्रित करेंगे कि प्रस्तुत वक्तव्य से संबंधित अगर आप कोई प्रश्न है तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। खासी लोक कथाओं में सृजन के मिथक या सृजन के पुराख्यान, इस विषय पर वक्तव्य दे रही थी डॉक्टर फिल्मेका मारबानियांग जी, जो सेंट एंथोनी कॉलेज शिलोंग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। शिलोंग जाने का एक बार मौका मिला, हमारे मित्र डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो है हम लोग गए थे। अच्छा जी, तो इसी पर एक बात हो जाती है। जी, स्वागत है। मैडम ये बताएंगी, लोक कथा वीडियो नहीं आ रहा, लोक कथाओं में वहाँ की सृजन के जो विविध पुराख्यान हैं, मिथक हैं, उसमें खान पान को लेकर भी कुछ है क्या कि जो तरह तरह के वहाँ आहार में सब जीव जंतुओं को लिया जाता है, क्या उनको कहीं उनका रेगुलराइजेशन किस तरह से उनको मिलता है, अगर मिलता है तो? सर खान पान को लेके तो जैसे हमारे यहाँ ये है कोई तंपऊ,
हाँ, आप अगर शिलोंग आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पान खाते हैं। हाँ, पान खाते हैं बिना उसके, बिना कत्थे का। हाँ सर, मतलब हाँ उसमें जी। केवल वो तमुल होता है। अरे सुपारी ये होगी। एक हाँ, पान सुपारी। एक पान जो है द्विवेदी जी ने खिला दिया था, उसके नशे में काफी देर रहे हम लोग। अच्छा। सर मैं तो नहीं खाती हूँ। तो पान जो है उसमें वो सुपारी होती है और ये पान का पत्ता होता है और चूना होता है, तो उसके पीछे भी एक कथा है। तो सर जी। मैं कथा प्रस्तुत करूं? नहीं, कथा इसको रहने दीजिए। वो जो अच्छा। जीव जंतुओं का आहार है उसको कुछ बढ़ाने वाला, माने उसको रेगुलराइजेशन, उसके उसका कुछ ऐसा है क्या कथाओं में? नहीं सर, जी, ऐसा उनका तो कुछ कुछ नहीं है नहीं। ना? नहीं नहीं। माने उनको, उसको मानने वाले या उसको खारिज करने वाले किसी तरह की कोई कथाएं इस पर नहीं मिलती हैं? नहीं 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 है, नहीं है। अच्छा अच्छा। केवल वही है, पान की कथा है बस, पान पर खान है। पान में नहीं अच्छा, है जी। जी। ठीक ठीक है मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद द्विवेदी जी। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से कोई अगर। मैडम तिवारी जी। जी जी, स्वागत है। मैडम जैसे कि हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं और संस्कृति होती है, आचार विचार होता है, और वह उस क्या है, प्रदेश का प्रतीक भी उसे माना जाता है। तो इस प्रकार मेघालय जो है उस राज्य की अपनी भाषा या जो लिपि युक्त भाषा, इस तरह की कोई भाषा या अलग अलग भाषाएं हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकेंगी? सर हमारे यहाँ तो केवल लिखित रूप में जो है साहित्यिक भाषा जो है केवल खासी और गारो है। तो दोनों की ही लिपि जो है रोमन है। और अच्छा। क्योंकि पहले हमारे सब कुछ मौखिक ही था ना, मौखिक रूप से ही सब कुछ चलता था हमारे यहाँ। जो कई सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह तो मतलब लिखे जब ये हुआ, ये कहा जाता है कि पहले लोग जो है बंगला लिपि का भी प्रयोग करते थे और आपके देवनागरी का भी प्रयोग करते थे, फारसी का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए सब चाहिए होता था, तो व्यवसाय के लिए। लेकिन जो साहित्यिक रूप में, अगर साहित्यिक भाषा के रूप में जो है हम रोमन लिपि का ही प्रयोग करते हैं। और वो जो ईसाई मिशनरी जब आए तो उनके समय से ही जो है ये हमारा ये शुरू हुआ लिखने, साहित्य लिखने का जो मतलब प्रक्रिया है। मतलब खांसी जो है उसे रोमन में लिखी जाती है, जी जी, रोमन खांसी लिपि। भाषा। जी सर। और वहाँ खासी की गारो जो, अच्छा, वहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज तो अभी इंग्लिश ही है। इंग्लिश ही है। अच्छा, जी। ठीक है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जी, तो देवनागरी लिपि का प्रचलन कम है या? हाँ, देवनागरी लिपि का तो मतलब नहीं के बराबर है। तो नहीं के आजकल तो बराबर। हाँ, तो आजकल तो मतलब हो रहा है काम, मतलब हो रहा है तीनों भाषाओं में। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है सहायक जो है राजभाषा के रूप में जो है ये खासी भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। और हिंदी का प्रयोग बहुत कम, केवल सेंट्रल ऑफिस जो है, सेंट्रल ऑफिस के जो है वहाँ पर ही केवल हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में तो हम केवल इंग्लिश जी और जी। खासी का ही प्रयोग करते हैं। मतलब केंद्रीय कार्यालयों में प्रयोग होता है और बाकी। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर किसी के कोई प्रश्न है तो उन्हें लेंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई जिज्ञासा नहीं है किसी की, और आगे बढ़ते हुए अगर किसी को पूछना है, कोई प्रश्न है, तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
पगारी जी, कुछ पूछना है क्या? हाँ सर, मुझे पूछना है। हाँ, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मातृसत्तात्मक और मातृवंशी में जो अंतर है थोड़ा स्पष्ट कर देंगी? जी जी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अधिकांश लोग जो है इसे मातृ सत्तात्मक कहते हैं ना, तो सत्ता से शब्द से ही हमें पता चलता है कि मतलब सत्ता किसकी है, जिस परिवार में जो है सत्ता किसकी है। तो सभी परिवारों में तो पिता की ही सत्ता होती है, क्योंकि सभी जो डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो पिता के द्वारा ही लिए जाते हैं। लेकिन इतना मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो है ऐसा नहीं है कि केवल पिता का ही रौब होगा। मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी सारे परिवारों में एक जैसा नहीं होता है। किसी-किसी घर में तो है ना, पत्नी की ज़्यादा चलती है ना सर? तो तो लेकिन अधिकांश जो सामान्य रूप से अगर हम समाज को देखें, तो पिता का ही रौब ज़्यादा होता है। आपके समाज में, हमारे समाज में भी। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम केवल हमारा जो सरनेम जो होता है ना, वो माता का हम सरनेम लेते हैं, और इसके पीछे एक मान्यता है। ये कहा जाता है कि पहले हमारे यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि ये बाहर से ही आए माना जाता है, तो बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह करते थे। तो जब युद्ध करते थे, तो पुरुष युद्ध के लिए निकल जाते थे, और घर का सारा काम, सारी ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी सब स्त्रियों के ऊपर होता था। तो पुरुषों को ये लगा कि जब घर की सारी ज़िम्मेदारी जब स्त्री देख रही है, तो सरनेम भी इसी का ही दिया जाना चाहिए। और एक और मान्यता है कि जो है मातृ ये कहा जाता है कि कलई लोंकुर ना, ये जो हमारे जो गोत्र जो है वो कलई लोंकुर से आया है। कलई लोंकुर मतलब गोत्र देवी। तो ये हम यानी कि हम एक गोत्र देवी जो है वहां से हमारा विकास हुआ है। तो जब देवी, उस देवी से, गोत्र देवी से हमारा विकास हुआ है, तो सरनेम भी जो है माता का ही लगना चाहिए। केवल हम सरनेम लगाते हैं, और संपत्ति भी जो है स्त्रियों को या जो बेटियों को दिया जाता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि केवल छोटी बेटी को ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो बेटियों को दिया जाता है संपत्ति, यानी कि पितृ संपत्ति जो है बेटियों को भी दिया जाता है, और बेटों को भी दिया जाता है। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो छोटी बेटी को दिया जाता है, क्योंकि छोटी बेटी ही जो है माता-पिता का देखभाल करती है। और इतना ही नहीं, जितने भी घर में जितने भी रीति-रिवाज, जितनी भी रस्में हैं, जो भी रस्में होने होते हैं, वो सारे जो है क्योंकि माँ के घर में ही होंगे, तो सारी जो ज़िम्मेदारी जो है छोटी बेटी को ही उठाना पड़ेगा, इसलिए उसको संपत्ति ज़्यादा दी जाती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो है, जैसे लोकल ये होते हैं ना, हम दरबार शिनोंग कहते हैं, या ग्राम सभा। जो ग्राम सभा जो होते हैं, उसमें जो है औरतें भाग नहीं लेती हैं। आजकल तो भाग लेने लगी हैं, लेकिन केवल वहाँ पर जाके केवल सुनने का काम करती है। उनको कोई भी वो नहीं दिया जाता, कोई भी काम उनको नहीं सौंपा जाता है। तो सारे काम जो है मर्दों का ही होता है। तो केवल परिवार में जो है जो वंश जो है वो माता का होता है। बाकी जितना भी, इसलिए मैं यह कहना चाहूँगी कि सत्ता हम उसको ना कहे तो ठीक रहेगा, वो मातृवंशीय ही ठीक रहेगा, क्योंकि वंश जो है केवल माता का चलता है, और बाकी जो है सारा काम जो है जितने भी घर का जो मुखिया जो होता है वो पिता ही होता है। जी, धन्यवाद मैडम। आपने स्पष्ट किया कि वो मातृसत्तात्मक क्यों नहीं है, उसे मातृ प्रधान कह सकते हैं, या प्रधान भी सर, मातृ प्रधान भी ऐसा लगेगा कि प्रधान तो वही है। अच्छा। जी।
नहीं, जैसे मैंने सुना था, मैंने शुरू में चर्चा आपसे की, मैंने सुना था कि खासी जनजाति में जैसे पूरे देश में होता है कि लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है, तो मैंने सुना था कि लड़के मतलब जो लड़का लड़की की शादी होगी तो लड़का जो है ससुराल जाता है शादी के बाद और वो वहीं बस जाता है। और सर तो हाँ क्या ये सही है? हाँ, जो छोटी बेटी से जो भी ब्याहेगा वो तो ससुराल में ही आके रहेगा। सर ये केवल हमारी ही जनजाति में नहीं, कई जनजातियों में हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ है जनजाति ऐसे जिसमें मतलब ऐसा होता है कि अगर घर में केवल बेटियां ही हैं, मान लीजिए 3 बेटियां हैं, तो जो एक 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 के पति को जो है उसके घर आना पड़ेगा। इस जी, तरह से तो मतलब है छोटे-मोटे छोटे-छोटे उप जनजातियों में इस तरह के आपको रिवाज मिल जाएँगे। लेकिन कई सारी जगहों में आपको मिलेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की को जाना ही है, लड़की के घर में पति भी आ सकता है। तो इस तरह का जो है, इस तरह के मतलब ये समझ अनिवार्यता नहीं है, हाँ, लेकिन खासी जनजाति में ये अनिवार्य है अनिवार्य कि है। हाँ, जो मतलब छोटी बेटी का जो वो है पति है वो वो घर आएगा। ससुराल में आकर रहेगा विवाह के रहेगा। बाद। जी। जी, और उस बेटी को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। हाँ, बेटियों को तो मिलता ही है अक्सर। जी, हुँ। तो वो ससुराल में भी हिस्सा लेंगी और वो मायके से भी लेकर जाएंगी। नहीं सर क्या क्या कहती हैं आप? नहीं हाँ, हमारे मतलब ससुराल से ऐसा कुछ नहीं है कि हमको मतलब सर एक तो हमारे यहाँ डाउरी तो बिल्कुल नहीं है। जी, यानी कि जो भी है मतलब जितना भी हमारा जो ये है रिवाज है, उसके अनुसार कहीं से कुछ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है सर। जो लड़का जो आएगा, वो जो कमाता-धमाता है, वही है। वो जी, उसके पास जो संपत्ति जो उसको दी गई है, सर वही उसके पास रहेगी। ऐसा नहीं कि उस वो लड़की जो है वो अपने ससुराल से भी जाके क्लेम करे, ऐसा नहीं होता है सर। जी, जी, जी। तो जी। कहने का मतलब ये हुआ कि खासी जनजाति में जो नौ धनाढ्य वर्ग है, उसमें भी अभी दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है। कहीं भी नहीं है सर, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी नहीं है दहेज तो। जी। चलिए, बहुत ढेर सारी जानकारियां आपसे मिल गई। धन्यवाद आपको। मुझे लगता है कि मैडम का और भी अलग से तमाम विषयों पर व्याख्यान होना चाहिए। जी, सबसे जी, पहले तो मैं फिल्मिका मैडम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं तो बहुत ही वर्षों से और बहुत गहरे रूप में जुड़ा हुआ हूँ। कई व्याख्यान मैंने मैम के खुद भी कराए हैं। तो जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इतने सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के बाद भी मुझे लगता है काफी प्रश्न बचे हुए हैं। उन प्रश्नों का निश्चित, जवाब मुझे लगता है कि कई जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं वो अलग-अलग व्याख्यान के विषय हो सकते हैं। निश्चित, मेरे निश्चित। मन में भी कई सवाल थे लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं तो लगातार चीजों से परिचित हूँ। तो मैम से मैं अलग से ही बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि जो भी सवाल हैं और जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं वह अलग-अलग व्याख्यान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। तो निकट भविष्य में आप लोग फिर मैडम का लाभ लीजिए और जरूर, मैडम जरूर, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, अकादमिक रूप से जरूर। समृद्ध हैं, धन्यवाद। लोक पर बहुत ही गहरा जी, काम है, तो उनका लाभ लिया जा सकता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अभी देखिए, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी सिक्किम विश्वविद्यालय में आप शुक्रिया। आचार्य हैं, सहायक आचार्य हैं। और आपसे ही मैंने मैडम का नंबर लिया था। आप विशेष धन्यवाद आपको दूंगा कि आप ने संपर्क सूत्र के रूप में, सूत्रधार के रूप में भूमिका निभाई और जिससे व्याख्यान आज का संभव हो पाया। डॉक्टर ई विजय लक्ष्मी जी का और आपका पूर्वोत्तर से जो मैं जुड़ रहा हूँ, प्रदीप त्रिपाठी जी की वजह से जुड़ रहा हूँ। जी सर। गंगा, सर डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का जो है पूर्वोत्तर में आना, पूर्वोत्तर में रहना सर हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है सर। हाँ जी, तो हम निश्चित रूप बहुत-बहुत से, आभारी हैं डॉक्टर त्रिपाठी के। निश्चित रूप से। इस पटल पर मैं अपने जुड़े साथियों को बता दूं कि प्रदीप त्रिपाठी जी सिक्किम में तो हैं ही, सिक्किम विश्वविद्यालय में, लेकिन
कंचनजंघा पत्रिका वो निकालते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है वो। अपने प्रवेशांक से ही वो काफी चर्चा में रही है। और कंचनजंघा फेसबुक पेज पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान कराए हैं विभिन्न मनीषियों के। तो मैं उन्हें बधाई भी देता हूं इस अवसर पर, इस पटल से, और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक पूर्वोत्तर भारत की जो साहित्यिक सांस्कृतिक संपदा है उसको वो देश और दुनिया के सामने ला रहे हैं विभिन्न प्रकल्पों से। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, स्वागत है। तो अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूं और ये मान करके कि अब जैसा कि सुझाव आया है प्रदीप त्रिपाठी जी का कि ये विषय ऐसे हैं कि जिन पर अलग स्वतंत्र रूप से ही बात की जा सकती है, तो मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ मिल करके हम दोनों लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, हिंदी विभाग लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, पोम्पई कॉलेज एकड़ा। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले। डॉक्टर मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद देने तो मुझे बुलाने के लिए। मित्रों, आप सभी ने सुना कि हमें एक छोटी सी यात्रा हो गई है, शिलांग की यात्रा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो क्या है, मिथक साहित्य किस प्रकार का होता है, और मिथक वह लोगों की जीवन की जो दिनचर्या जो है उसमें जिस प्रकार जुड़े हुए हैं, और वह इस तरह के जो मिथक सृजन कार्य में जिस प्रकार हमें दिखाई देते हैं, खास करके खासी लोक कथाओं में इस तरह का जो मिथक जो सृजन जिस प्रकार दिखाई देते हैं, इन सभी विषयों पर आज हमारे सामने आज के मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर फिल्मे का मारबानियन, जो उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण जो जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की, क्योंकि हम पूर्वोत्तर जो राज्य से जो विशेष संस्कृति होते हैं, विशेष आचार विचार वहाँ का होता है, उसके संबंध में हमें जानकारी नहीं होती है। वहाँ के जो खास करके जो मेघालय शिलांग की जो रीति रिवाज या वहाँ का संप्रदाय जिस प्रकार का होता है, इन सभी विषयों पर इन्होंने आज हमारे सामने अपनी बातें रखी, और बहुत ही महत्वपूर्ण जिसके रोचक जो कथाओं के माध्यम से सृजन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है उसका इन्होंने हमारे सामने विचार प्रस्तुत किया है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकड़ा, मंगलुरु एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से और अपने आयोजक मंडल की ओर से मैं इन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। इसके साथ ही जो इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला जो के आयोजन में हमारा सहयोग दे रहे हमारे कॉलेज के प्राचार्य, पोम्पई कॉलेज के प्राचार्य, और उसके साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा वहाँ के प्राचार्य, और इसके साथ वहाँ के जो विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, और जो सुंदर संचालन जो कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं मेरे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद। इसके साथ हमारे इस कार्यक्रम में जो सुधी लोग प्रतिभागी बंधु, प्राध्यापक मित्र, शोधार्थी मित्र सभी जुड़ते रहते हैं, जुड़ते हुए हमारे इस कार्यक्रम का जो प्रोत्साहन करते रहते हैं, मैं इन सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ जो हमारे इस कार्यक्रम में जो आज का यह 63वां व्याख्यान है, इस तरह का व्याख्यान हम कराते रहे हैं। इस व्याख्यान का जो हमारा प्रोत्साहन जितने भी लोगों से हमें मिलता रहता है, उन सभी का मैं
हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, जिसके हमारे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हुए थे, पूर्व से लेकर के उत्तर दक्षिण तक जितने भी लोग जुड़े हुए थे, इन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपके प्रति भी आभार। और गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 63वें व्याख्यान में समस्त प्रतिभागी बंधुओं को आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए हम आयोजक मंडल की ओर से सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। विशेष रूप से आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर फिल्मेका मारबाणियांग जी, जो सेंट एंथोनी कॉलेज में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, विदुषी हैं, और आपने इतनी मूल्यवान जानकारी दी है। इस हेतु मैं आप सभी साथियों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और सभी के प्रति आभार कि आप सभी लोग कार्यक्रम से जुड़े और इसको सफल बनाया। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। अगले शनिवार को प्रसिद्ध बाल साहित्यकार दिविक रमेश जी, जो वयोवृद्ध साहित्यकार हैं और बड़ा उनका नाम है, उनसे हम लोग डिजिटल युग में बाल साहित्य विषय पर सुनेंगे उनको। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।